reply me every time, sir, I have not attended the previous mensuration class, so should I attend the class? No, Ankita, you should leave the class. You take the mensuration class first, do the exercise, basic exercise, and then you can watch the recording, or you can we can do it again. Okay, and only if you are appearing for JAT. So anyone who is just appearing for tests, anyway they don't have to do this class. तो सबसे पहली चीज है ये अगर हमारा रेक्टेंगल है, if this is a rectangle तो और L and B is the area, तो sorry L and B is the length and breadth of the rectangle, तो एरिया क्या होगा फटाफट बताओ तो? L into B. L into ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें कई बार पूछता है विच इज मोर ऑफ अल्जेब्रिक, ये कि लेंथ का इंक्रीज अगर 20% है तो चेंज इन ब्रेथ क्या होगा, चेंज क्या होगा इफ एरिया इज कांस्टेंट। ठीक है, इस केस में क्या होगा फटाफट बताओ? %20 increase. 20% increase. कितना कितना? 20% increase मतलब लेंथ भी इंक्रीज कर रहे हो और विड्थ भी इंक्रीज कर दोगे तो एरिया कांस्टेंट कैसे रहेगा? नहीं सिर्फ लेंथ को इंक्रीज करेंगे। सौरभ अभी चुप रहो तुम, मतलब चुप नहीं रहो, मतलब दोबारा सोचो। मेहर तुम क्या बोल रही थी? Sir, I'm not sure. 10% decrease. कैसे? Because अगर 20% increase हो रहा है, so if and the area is the same, so we have to decrease half of it to make sure. हाफ ऑफ इट नहीं। 3% decrease. कौन है? तन्वी, क्या बोला तुमने? So 16 2/3% of decrease. हाँ, तो तन्वी इज राइट। ध्यान से सुनो, क्या होता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज L into B। तो अगर आप L into B ए को कांस्टेंट रखते हो, ये हमारा बहुत फ्रीक्वेंट लेसन होता है, तुम लोगों ने देखा होगा पहले भी, जिसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, जिसमें दो नंबर मल्टीप्लाई होके एक पर्टिकुलर नंबर बनाते हैं, एंड दैट इफ वी वांट टू कीप एरिया कांस्टेंट तो लेंथ और विड्थ का जो चेंज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स कि इफ L इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 20% तो मल्टीप्लायर क्या है L का? 6/5, ये L का मल्टीप्लायर है। तो उस केस में B का मल्टीप्लायर क्या होगा? 5/6, क्योंकि ये 6 से और 5 से कट जाना चाहिए, तभी तो L into B बचेगा ना, विच इज योर एरिया। तो ऐसे केस में इफ यू वांट टू कीप द एरिया कांस्टेंट, यू जस्ट रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर कि जो L का मल्टीप्लायर है उसका इनवर्स मल्टीप्लायर विड्थ का होगा, और B अगर 5/6 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इनिशियली B था, तो चेंज क्या हुआ? 1/6 B का हुआ, 1/6 से B से कम हो गया, मतलब 1/6 से कम हो गया, दैट इज 16 2/3% आपकी विड्थ घट गई। ये समझ में आया तुम लोगों को सबको? गर्विता, Yes, sir. ये क्लियर है ना तुम लोगों को? Yes, Sir, I sir. didn't understand. कौन है ये? मेहर? Yes, sir. ये इनवर्स प्रोपोर्शन की चीज होती है। जैसे मान लो कि x एंड y अगर ये दोनों मिलके मतलब मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट बनता है, तो अगर जैसे x को डबल करते हो तो उस केस में y को हाफ करना पड़ता है, करोगे ना, क्योंकि ये 2 और 2 कट जाएगा तभी तो xy बचेगा ना। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई कीप द मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होगा? Yes, sir. है ना? तो इसीलिए जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट बनती हैं तो एक का मल्टीप्लायर और दूसरे का मल्टीप्लायर एक दूसरे से इनवर्स होता है। तो अनदर वे टू आस्क दिस क्वेश्चन इज, मतलब मैं एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि तुम लोगों को थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं सेम पूछूंगा कि लेंथ को हाफ कर दिया गया, लेंथ को हाफ कर दिया गया, तो विड्थ को क्या करना पड़ेगा? तो अगेन
आप हम लोग फटाफट बोल देते हैं डबल, तो यहाँ तो बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ हाफ हुआ है तो आपका उस केस में ये जो है डबल होगा, तभी ये 2 और 2 कटेगा। लेकिन जैसे परसेंटेज में यही क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंथ इज डिक्रीज बाई 50%, तो वेट्स को क्या किया जाएगा, तो लोग बोल देते हैं 50% से इंक्रीज। ऐसा नहीं है, वो 100% से इंक्रीज हो रहा है। अगर ये 100%. डबल हो रहा है तो 100% से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो मल्टीप्लायर है, इससे आपको परसेंटेज डिसाइड करना है ना। एंड यू नो, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो x है, और x में मैंने 24/25 मल्टीप्लाई कर दिया, तो x जो है वो बढ़ा कि घटा, बताओ जरा। x इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो आद्या तुम बताओ, x में अगर 24/25 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ? सर मुझे समझ नहीं आया. The decrease. यहाँ सिंपल सी चीज पूछ रहे हैं तुमसे कि अगर एक नंबर x है, उसमें 24/25 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x का चेंज डिक्रीज है कि इंक्रीज है? x में बढ़ा कि घटा, वैल्यू बढ़ा कि घटा, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे अब भी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें क्या पूछ रहा हूं मैं? नहीं सर, आपका क्वेश्चन समझ आ गया मुझे. हाँ, तो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? सर डिक्रीज होगा जहाँ तक. हाँ, डिक्रीज ही होगा ना। अगर x में तुम 1 मल्टीप्लाई करते हो तो सेम रह जाता है, एक से कोई भी छोटा हम्म. नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो 24/25 इज स्मॉलर देन 1 ना, तो छोटा हो जाएगा। और ये डिक्रीज कितना हाँ. है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखेंगे तो ये डिक्रीज है 1/25 का। और 1/25 ऑफ x का डिक्रीज है विच इज 4% ऑफ x। तो आप अगर x का मल्टीप्लायर आपको मिल जाए, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लायर मिल जाए, तो यू कैन एक्चुअली टेल अबाउट द परसेंटेज चेंज। तो हमेशा हम ऐसे क्वेश्चंस में या इस तरह के सिचुएशंस में मल्टीप्लायर पे विश्वास रखते हैं, ना कि परसेंटेज वैल्यू पे। अगर सिमिलरली आपसे पूछा जा रहा है कि किसी रेक्टेंगल के लेंथ में 33 1/3% का ग्रोथ है, तो विड्थ में चेंज क्या होगा? तो आप पहले इसका मल्टीप्लायर पता करो। 33 1/3% कितना होता है किसी भी नंबर का? 1/3 होता है। 1/3. और अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम एल में? 4/3। 4/3. अगर 1/3 से बढ़ाना चाहते हो तो 4/3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 133 1/3% हो जाएगा बढ़ के। तो अब अगर लेंथ में 4/3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो विड्थ में क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ? 3/4. 1/4. 3/4, नॉट 1/4, 3/4। क्यों? क्योंकि ये 3 से 3 और 4 से 4 कटना है। तो अगर आपको एरिया को कांस्टेंट रखना है तो विड्थ में 3/4 मल्टीप्लाई होगा। अब बी में 3/4 मल्टीप्लाई हुआ, दैट मीन्स बी इज बीइंग डिक्रीज्ड बाय 1/4। और 1/4 ऑफ बी, दैट मीन्स 25% ऑफ बी से डिक्रीज हो गया। तो अगर लेंथ बढ़ा 1/3 से, तो वो 1/4 से घटा। तो ये फ्रैक्शन में पूछे या परसेंटेज में पूछे, आपको ट्रस्ट करना है मल्टीप्लायर पे। इसका सेकंड वे टू आस्क है कि दोनों ही चेंज आपको दे देगा। जैसे आपको बोलेगा कि एक एक लेंथ है, मतलब एक एक रेक्टेंगल है जैसे L इंटू बी, मतलब ऑफ कोर्स एरिया L इंटू बी होगा। लेंथ में चेंज जो है, लेंथ इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%, और विड्थ डिक्रीज्ड बाय 20%। तो इस केस में आपसे पूछेगा कि फाइनल एरिया का चेंज कितना है, चेंज इन एरिया कितना है। तो अगेन आप मल्टीप्लायर देखोगे। क्यों? क्योंकि L इंटू बी तो इनिशियल एरिया है ही, तो L में मल्टीप्लाई हुआ 4/3, बी में क्या मल्टीप्लाई हुआ? 20% का डिक्रीज का मल्टीप्लायर क्या है? 4/5. 4/5। वेरी गुड। तो 4/5 इज 20% के डिक्रीज का मल्टीप्लायर। तो एक 33 1/3% से बढ़ा और एक 20% से घटा। तो जो फाइनल एरिया है वो बन जाएगा तुम्हारा 16/15 इंटू L इंटू बी। तो ये तो तुम्हारा इनिशियल एरिया था L इंटू बी।
तो चेंज अगर बताना है तो हम इसी से बता सकते हैं कि इनिशियल एरिया में L इंटू बी में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 16/15. दैट मीन्स देर इज एन इंक्रीज ऑफ व्हाट, 1/5. 1/15. एंड 1/15 का इंक्रीज कितना परसेंट होता है बताओ? 6 टेबल तो सबने बनाया है ना. 6/2. ऑफ कोर्स 6/3% का चेंज, यानी कि 6/3% से इंक्रीज करता है. बहुत बेसिक चीज जो हम आप लोगों को फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बताते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है. आप उसको मानते नहीं हो, उसको एकदम रोट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको टिप्स पे होना चाहिए. तो ये दो तरीके का चीज है जो कई बार मतलब पूछा भी जाता है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन हम अक्सर गलती कर लेते हैं बिकॉज वी फॉलो द लॉन्ग वे टू डू इट. ठीक है, अब आती है बात नए तरह के कैच का. एक तो ये हो गया. गर्विता, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ दीज थिंग्स. बना रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. और अगर इसी तरह से मान लो एक रेक्टेंगल है और आपसे बोले कि एक हमने साइड ड्रॉ किया ऐसा, where this is 1:4 और this is 5:2. and now if they are asking कि अगर हम ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इस ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया का कितना पार्ट होगा? गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और ये आपका पी क्यू आर, यानी कि एरिया ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये कितना होगा बताओ? अगर ऐसा कभी पूछता है तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड दैट? थोड़ा सा सोचो, फिर हम रिकॉर्डिंग पॉज. जैसे 35 हाँ, ले सकते तो हैं. दैट कंसेप्ट इज मर्जिंग द रेशियो सो दैट ऊपर और नीचे के जो वो है वैल्यूज है हम उसको सिंक में कर सकें. तो जैसे ऊपर जो है वो 7 में डिवाइडेड है, नीचे में जो है वो 5 में डिवाइडेड है, तो हम इसको दोनों को 35 कर देते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देन दैट विल बी वेरी इजी. जस्ट अ सेकेंड. तो उस केस में ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा तुम्हारा 5, ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा तुम्हारा 28, है ना? फिर तुम्हारा जो ये पूरा पार्ट फिर है, 7 और 28. हाँ सॉरी 7 और 20, ये 7 हो जाएगा, ये 28, ये वाला जो 5 वाला पार्ट है वो तुम्हारा हो जाएगा 25, और जो 2 वाला पार्ट है वो हो जाएगा 10. ठीक है, 5 और 2. अब इसमें से तुम्हें निकालना आसान है. ये 25 से ये 7 हो गया, तो 25 माइनस 7 कितना होता है? 18. तो 18. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हम ये पूरा ही रेक्टेंगल का पार्ट होता है, जैसे इस ट्रायंगल को हम कंप्लीट कर दें, तो इस वाले छोटे वाले जो रेक्टेंगल है इसका बड़े वाले के रिस्पेक्ट में तो 18/35 हो जाता, क्योंकि मतलब ये पूरा रेक्टेंगल है जो 35 का है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है वो 18 का है. लेकिन इसमें भी ये ट्रायंगल जो है मतलब बेसिकली दिस इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल ही ले रहे हैं, तो फिर इसका भी हाफ हो जाएगा. तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एज 9/35. ये समझ में आया सबको? सर मुझे ये नहीं आया. मैंने याद तो कर लिया था बट इसके आगे नहीं. कहाँ पे दिक्कत हो बताओ? सर मतलब 18 तक समझ आया, उसके हाँ, बाद. तो वो तो ये होता है ना कि जैसे मान लो कोई भी रेक्टेंगल है, और ऐसा कोई एक रेक्टेंगल है और इसको आप डायगोनल मार देते हो, तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाता है. हम्म. तो अब Yes. जैसे, और दूसरा चीज ये है, मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे जो तुम्हें समझना है. एक तो वो वाली बात, और एक दूसरा ये है कि अगर मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये एल है और ये बी है, तो अगर तुम आधे से अगर तुम ट्राई करोगे तो ये वाला पार्ट आधा हो जाता है L/2, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा ना. यस सर. तो जितना पार्ट ऑफ रेक्टेंगल लेंथ तुम लेके बनाओगे उतना ही पार्ट एरिया बनेगा.
तो जरूरी तो नहीं है ना कि एक साइड में ही तुम्हारा लेंथ रहे। अगर मान लो ये तुम्हारा लेंथ है और मैंने बोला कि इसमें से हमने इतना काट लिया एंड दिस पार्ट इज 2/, मतलब 2/3 नहीं करे, ऐसे मान लो 3/5 L है दिस इज। तो इस पार्ट का एरिया भी कितना होगा, 3/5 ऑफ एरिया ही तो होगा, क्योंकि विड्थ तो हर केस में सेम है। तो जितना जितना लेंथ का पार्ट लोगे उतना ही पार्ट जो है आपको एरिया का मिलेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे देखा कि जो लेंथ अगर पूरा 35 है, मेरा लेंथ अगर पूरा 35 है, तो हमें इस पूरे लेंथ का केवल 18 मिल रहा है। तो अगर हम ये पूरा रेक्टेंगल अगर निकालें, अगर एरिया का पार्ट निकालें कि पूरा रेक्टेंगल जो है, बड़े वाले रेक्टेंगल का कितना पार्ट है, तो यू विल गेट 18/35। ठीक है। और उसके बाद अगर तुम उसको डायगोनल दे रहे हो, क्योंकि उसने दिया है PQR, तो वो बेसिकली ये दोनों हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो इसका 18/35 का ही हाफ कर देंगे तो वो हमारा 9/35 हो जाएगा। अब समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि जैसे इसमें मतलब बेसिक एक बार और समझ लो कि जितना लेंथ लेते हैं, अगर आपका विड्थ सेम है ना, अगर आपका एक रेक्टेंगल है और आपके पास उसका आप लेंथ का ही कोई पार्ट निकाल रहे हो, तो जितना लेंथ लोगे उतना ही तुमको एरिया का पार्ट मिलेगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हम एक रेक्टेंगल है, उसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिए और फिर हम उसको ये वाला इक्वल पार्ट लेके और फिर इसका हाफ से ये मिला दिए। अब इस केस में ये वाली जो छोटी वाली ट्रायंगल है ना, और ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, बताना जरा सा, सोच के बताओ फटाफट। इसमें ये था कि तुमने पहले इस वाले का निकाला होगा, तो इस पूरे रेक्टेंगल का इस ये वाला पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा बताओ? 1/3 हो जाएगा ना? कोई और नहीं बता रहा था क्या इसको? दिव्यम, तुमने सॉल्व किया इसे? सर एक बार आप रिपीट कर दें क्या रिपीट करना है? क्वेश्चन। क्वेश्चन तो तुम्हें दिखाया था ना, ये तो लिखा हुआ है, स्क्रीन से ऐड है ना तुम लोगों को, तो वो क्वेश्चन तो लिखा हुआ। मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस जहां से गिर रहा है। हाँ हाँ, ये मिड पॉइंट है। 1/12 है आंसर सर। हाँ 1/12 है, मतलब वही सही होगा। ये 1/9 क्यों बोल रहे हो तुम लोग? जैसे मान लो कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, एक सेकेंड, जो ये वाला पार्ट है, ये आपका 1/3 ऑफ द रेक्टेंगल हो गया। फिर आप उसको ऐसे इस बार क्या कर रहे हो, आप विड्थ को हाफ कर रहे हो, तो आपका 1/3 से भी हाफ हो गया, तो उसके बाद हो गया 1/6। फिर आप उसको ये हाफ कर दिए, तो अब इसको आप डायगोनल कर रहे हो, तो फिर हाफ का भी हाफ हो जाएगा, तो फिर ये 1/6 से 1/12 हो जाएगा। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? आसना, अंशुला, सॉरी अंशुला, तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो 1/9 कैसे आया था तुम्हारा? सर मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि ये जो बीच का स्क्वायर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिमिलर ट्रायंगल बनेगा उसमें। नहीं, 3 सिमिलर कैसे बनेगा? आप जगह ऐसे, जैसे अगर हम ये से मिडिल पॉइंट से है, तो अगर आप मिडिल पॉइंट करोगे तो बेसिकली 4 बन जाएगा वो, 1 2 3 4, 3 नहीं बनेगा। तो बेसिकली आपका हुआ कि 4 पार्ट में बना, तो 1/3 का 1/4, तो ये 1/12 अगर वैसे सोच रहे हो तो। बट हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड करने का मतलब करके एक एक करके चलेंगे ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको पहले ये वाला मिला 1/3, फिर ये कर दिए, ये पूरा ड्रॉ कर दिए, तो आपको मिल गया 1/3 का हाफ, 1/6, और फिर उसका भी डायगोनल डाल दिए, तो आपका आ गया 1/6 का भी हाफ, विच इज 1/12। ठीक है। यस। हाँ, तो इस तरह का थोड़ा बहुत कई बार कैच आता है, एंड इट इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर रेक्टेंगल, ये सबके लिए भी ट्रू है। मतलब सिमिलरली जहाँ पे भी हाइट कांस्टेंट रहे, तो एक साइड से आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, मतलब उसके रेशियो में ही निकाल सकते हो। जैसे कि इवन इफ यू हैव गिवन पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में अगर आप इसी पैरेलल लाइन के ही एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हो, इफ इट इज 3:1, तो ये एरिया भी 3:1 में ही होगा। ठीक है।
तो ये वाली बात हुई। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो कई तरीके से निकाला जा सकता है ऑफ कोर्स, जैसे and one of the ways to calculate it through 1/2 into b into h। बट इस फॉर्मूले में आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि ये जो b और h है ये करस्पॉन्डिंग b एंड h है, मतलब जो आप बेस ले रहे हो उसी का हाइट लेना है, b एंड h, ठीक है, उसी का हाइट लेना है। लाइक इफ इन दिस केस अगर मैं इसको b ले रहा हूं तो यही वाली हाइट यहाँ पे फिट होगी। और उसका रीजनिंग क्या है, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल बन जाता है और ये रेक्टेंगल का पूरा एरिया जो है b इंटू एच होगा, एंड ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है इट विल बी हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज हाफ इंटू b इंटू एच। तो ये तो ठीक है, बट इन केस अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि अगर ये बेस है और ये हाइट दे दिया गया, can you calculate the area of this triangle? मतलब ऑफ कोर्स हाफ बाई b इंटू एच तो नहीं ही होगा, है ना, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट करस्पॉन्डिंग। बट अगर आपसे बोलूं कि इज इट वायबल टू कैलकुलेट द एरिया, क्योंकि जब उसके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करते हो तो उसमें कई बार निकालना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। तो इट इज पॉसिबल टू फाइंड एरिया, बताओ जल्दी। कोई भी, गर्विता, श्रुति, कोई, एनीवन? जल्दी बताओ। अरे अब मेरी आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। गर्विता निकाल सकते हैं इसको, कैन वी कैलकुलेट द एरिया हियर? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, रैंडम ट्रायंगल, जब तक बोलूं नहीं तब तक मन से रेक्टेंगल ट्रायंगल कैसे मानोगे? सर नहीं Can- निकाल सकते। नहीं निकाल सकते, क्यों? सर हाइट सर कुछ हाइट कुछ भी हो assume सकती है, हाँ। नहीं, लेकिन हाइट तो, हाँ हाइट कुछ भी हो सकती है, कहने का मतलब, तो हाँ। जैसे, हाँ मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जनरली एरिया हम तभी निकाल सकते हैं व्हेन structure is fixed, structure is fixed, बट इसमें एक कैच है, देयर इज अ कैच, मतलब यहाँ स्टार मार्क दे दिया गया और स्टार मार्क शोज कि देयर इज अ कैच। तो पहले तो मैं स्ट्रक्चर फिक्स करने वाली बात बता दूं और फिर उसके बाद तुम्हें कैच की बात बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर फिक्स करना होता है कि इस दो डेटा से, मतलब एक बेस और इस बेस का एक कॉर्नर से अगर हम हाइट ड्रॉ कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर फिक्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर ये वाली भी ट्रायंगल ले ले तो डेटा बिना चेंज किए हम ट्रायंगल चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप, इफ यू कैन नॉट फिक्स द ट्रायंगल तो यू कैन नॉट एक्चुअली कैलकुलेट द एरिया, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो। तो जो पहला कंडीशन है टू कैलकुलेट द एरिया, जैसे डेटा सफिशिएंसी में कई बार क्या होता है, सिर्फ पूछा रहता है कि कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अगर आप ट्रायंगल फिक्स कर पा रहे हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो, है ना। इसको कैच में ही रखना, मतलब इसको मतलब ध्यान रखो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मुझे एक दो चीजें और बताओ। इफ आई गिव यू two sides of a triangle, one is 5, one is 7, can we calculate the area of this triangle? बोलो फटाफट बताओ। यस नो सर। सर। नो। क्यों नो? क्यों? क्योंकि आप ये 5 और 7 में यू कैन एक्चुअली मेक मल्टीपल ट्राइंगल, यू कैन नॉट फिक्स। हम ऐसा भी बना सकते थे ट्राइंगल,
ठीक है, इसको और नीचे भी कर सकते थे, इसको और नीचे या और स्प्रेड भी कर सकते थे, हम ऐसा भी ट्रायंगल बना सकते थे। सो व्हेन द ट्रायंगल इज नॉट फिक्स्ड, है ना, दैट्स व्हाई विद दिस 5 and 7 फिगर, मतलब 2 एडजेसेंट साइड का अगर हमें लेंथ दिया रहे तो वी कैन नॉट एक्चुअली कैलकुलेट द एरिया। अगर इसी में इफ आई वुड हैव गिवन द एंगल बिटवीन देम, ये 5 and 7 है, सॉरी ये 5 and 7 है, ये 5 and 7 है, और अगर हम इसके बीच का एंगल दे दें, लेट्स से एनीथिंग, एक थीटा बोल दें या चलो एक वैल्यू ही दे देते हैं कि इसके बीच का एंगल जो है 70 डिग्री है। नाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल? Yes, sir. यस, क्यों? क्योंकि विथ दिस डेटा we can actually fix the ट्रायंगल। मतलब अगर आप 5, 7 और उनके बीच का एंगल 70 दिया हुआ है तो कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं बना सकते, यू विल ऑलवेज गेट दिस ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें अगर आपको कभी कोई बोले भी निकालने का, तो निकालने का ऐसा ये जरूरत नहीं है फॉर्मूला, बट कभी कभी के लिए याद रख लो, हाफ इंटू ए बी साइन सी, ऐसे हम बोलते हैं। दैट मीन्स कि जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा एक ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया, ये लिख लेना इसी में कैच में, ऑल्दो ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में डायरेक्टली इससे पूछता है। जैसे मान लो कि ये ए है, ए के सामने वाले साइड को हम स्मॉल ए से बताते हैं, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से बताते हैं, और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से बताते हैं। तो अगर आपको जैसे मान लो कि ए और सी दिया हुआ है ना, ये 2 साइड दिए हुए हैं और एंगल बी पता है, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ ए सी, हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन बी। तो ये ऐसे इसके 3 तरह से, अगर तीनों साइड दिया रहे तो आई कैन रिप्रेजेंट द एरिया इन 3 वेज। ए बी साइन सी इज इक्वल टू ए, ये तुमको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, बट बस ये है कि तुमको याद रहे, कभी कभी के लिए जरूरत पड़ जाए तो। ए बी साइन ए और हाफ इंटू सी ए साइन बी, तो ये तीनों ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरिया है। सो एनीवे, मेरा यहाँ पे एक जो की पॉइंट था कि इफ यू कैन फिक्स द ट्रायंगल यू कैन गेट द एरिया इन व्हाट एवर वे यू विल गेट, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं कि you have given 3 angles of a triangle which is 50, 60 and 60, और ये दो एंगल के बीच, मतलब 50 और 60 वाले के बीच का साइड का लेंथ दिया हुआ है 8, तो कैन यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? Yes, sir. हाँ, लेकिन नहीं, पहले तो ये भी ध्यान रखना, whenever we are talking about the triangle, उसके तीनों एंगल का सम जो है 180 होना चाहिए। Okay. तो यहाँ पे 180 नहीं है, है ना, तो इस केस में आपको ये बोलना चाहिए कि डेटा इनकंसिस्टेंट है, या फिर मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं बोलना जाएगा, क्योंकि डेटा ही इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज दिस 3 एंगल विल नेवर क्रिएट अ ट्रायंगल, ठीक है। ये बात समझ में आई? किसने बोला था यस सर? मैंने सर। हाँ, तो ये एकदम पैनी नजर तुम लोग को, मतलब कैट वैट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तो एकदम नजर बिल्कुल पैना होना चाहिए कि ट्रायंगल की बात हो रही है, और अगर मान लो कि क्या बोलते हैं रोम्बस की बात हो रही है, तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब अगर हम इसको चेंज कर दें, इसको 70 डिग्री कर दें, नाउ योर एस इज वैलिड, कि इस केस में अगर मान लो कि ये 3 एंगल और 50 और 60 के बीच का अगर साइड का लेंथ दिया रहे, तो यू कैन एक्चुअली फिक्स द ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जैसे ये 8 बना दें और यहाँ से 50 का एंगल दें और यहाँ से 70 का एंगल दें, तो और कहीं जाके नहीं मिलेगा, वो ऐसी एक ही जगह पे जाके मिलेगा।
तो इससे क्या होता है, ट्राइंगल हमारा फिक्स हो जाता है, तो वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द एरिया। तो अगर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में अगर ऐसा बात है तो आप यस बोलोगे, यू डोंट हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट द एरिया, वो जो निकाल सकता है अपना निकाले, हम नहीं उस पर पीछे पड़ेंगे, मतलब विल नॉट बॉदर अबाउट दैट। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम 3 हाइट दे दे ट्राइंगल का, ठीक है, तो चलो 3 हाइट वाली बात, चलो 3 हाइट ही दे देते, 3 साइड दे दे, तब निकाल सकते हो 7, 6 एंड 10, इससे निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स ये तो हमने बात कर लिया ना अभी थोड़ी देर पहले, हम लोगों ने इस पे बात किया था अभी, बोलो एनीवन, यार तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तन्वी, हेलो, एम आई ऑडिबल? दिव्यम, यस सर। बोलते क्यों नहीं हो? ये 3 साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ ट्राइंगल। बस ये चेक करना है आपको कि ऐसा जब 3 साइड का लेंथ दिया रहे तो 2 साइड की लेंथ का सम जो है वो तीसरे से बड़ी होनी चाहिए एटलीस्ट, एंड डिफरेंस जो है वो डिफरेंस जो है वो जो उससे बड़ा होना चाहिए तीसरा लेंथ। तो ये अगर चेक में पास हो गए तो दे कैन एक्चुअली क्रिएट ट्राइंगल एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आपको ध्यान देना है कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। अब आता है कि पहली चीज तो हमने बता दिया है कि एरिया कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड। सेकंड थिंग आती है कि ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पे स्ट्रक्चर फिक्स नहीं किए गए हैं तब भी एरिया निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक बेस और उसका हाइट दिया हुआ है, जैसे मान लो कि मैंने बोला एक बेस है बी और एक हाइट दी हुई है एच दी हुई है, मतलब बी करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ है, जैसे b is equal to 8 and height is equal to 5. तो can we calculate the area of this triangle? Yes, sir. Yes, sir. कैसे? बोलो, कर सकते हैं हम ऐसा? यस बोला तो क्यों और नो बोलोगे तो क्यों? दोनों का जवाब चाहिए मुझे। सर क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा तो कहीं गिवन नहीं है, और उसके अलावा अगर हमें हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है तो उसके लिए थर्ड साइड चाहिए होगी। मतलब बेसिकली तुम नो कह रही हो क्या? यस सर, मैं हूँ। हाँ, तो नो इसलिए नहीं होगा यहाँ पे, यस होगा बिकॉज एक तो आध्या ने लिख दिया कि हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, ऑफ कोर्स वो तो होता ही है, बट डिस्पाइट वी कैन नॉट फिक्स द ट्राइंगल हियर। जैसा कि तुमने बताया कि जैसे मान लो एक बेस ले लिया 8 का और मैंने एक हाइट ले लिया, तो हाइट हम यहाँ भी दे सकते थे 5 की, यहाँ पे भी दे सकते थे 5 की, हाइट हम बाहर भी दे सकते थे 5 की, है ना, हाइट हम इतना दूर भी दे सकते थे, हाइट हम इतना दूर भी दे सकते थे। सो वी कैन हैव एक्चुअली इनफाइनाइट ट्राइंगल विद दिस डेटा। सो ये वाला ड्रॉ, वी कैन हैव इनफाइनाइट ट्राइंगल विथ दिस डेटा। ये वाला भी ट्राइंगल हमारा बन जाएगा और ये वाला भी ट्राइंगल बन जाएगा और ये वाला भी ट्राइंगल बन जाएगा अगर ये हाइट है तो। और इस तरह से हम इसको नेपाल भी लेके चले जाएं तब भी वही वाला ट्राइंगल बन जाएगा। और ऑल दीज ट्राइंगल्स, थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा जो एक थ्योरी हम पढ़ते हैं, फॉर ऑल दीज ट्राइंगल्स बेस इज 8 एंड हाइट इज ऑलवेज 5। तो तुम डू यू रिमेम्बर दैट थ्योरी व्हेन आई सेड कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पे जितने भी ट्राइंगल होंगे उसका एरिया सेम होगा? डू यू रिमेम्बर दैट अंजुला?
हाँ, यस ऐसे सर। करके बताया गया। तो इस केस में वही वाली बात हुई कि डिस्पाइट ट्रायंगल कुड नॉट फिक्स्ड, triangle could not fixed, still we can find the area। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? बोलो। यस सर। ये हमारा हो गया ऐसा सिचुएशन में। तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि कई बार, और ज्यादा जगह पे नहीं, जैसे कि पैरेलल लाइन वाली केस में ही ऐसी प्रॉब्लम होती है। और सेम स्टैंड्स फॉर एनी पैरेललोग्राम which has been drawn। सिमिलर तरह का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट ऑफ पैरेललोग्राम, कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, एंड ऑफ कोर्स ट्रेपीजियम आल्सो, एक पैरेललोग्राम है जो सेम बेस पे है, जैसे ये इतना बड़ा एक बेस लेके हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं सेम बेस पे, और फिर एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं सेम बेस पे। तो इस सब सारे पैरेललोग्राम का, जैसे इसको ए ऐसे कर देते हैं, इसको ए बी सी डी, और इसको ए डैश डी डैश, इसको ए डबल डैश डी डबल डैश। तो ऑल दीज पैरेललोग्राम्स है ना, ए बी सी डी हो या ए डैश बी सी डी डैश हो या ए डबल डैश बी सी डी डबल डैश हो, सबका एरिया जो है सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डिस्पाइट वी आर नॉट एबल टू फिक्स द स्ट्रक्चर, बट वी कैन फाइंड द एरिया। और वो क्या होना चाहिए, डेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, बी और एच के केस में। ठीक है, जरा सा होल्ड करो। चलो अब हम एक वो करेंगे कि जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है बताओ? एनी थ्री नंबर which shows this property that p square plus q square is equal to h square, या इसको मतलब लाइक कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो ऐसे कोई भी तीन नंबर है जो जिनमें से दो का स्क्वायर जो है वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो वैसे तीन नंबर को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। सो द फन पार्ट इज कि हाउ मेनी पाइथागोरस ट्रिपलेट यू नो, पहले ये बताओ मुझे। किसी को कुछ ये है एक दो पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ। 3 4 5 3 4 5। तो इफ 12 एनी, 13 15 एक मिनट, अगर 3 4 5 है तो एनी मल्टीपल ऑफ 3 4 5 विल आल्सो बी अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, ये बात समझ में आती है तुम्हें, है ना? ये Yes, सेम 3x स्क्वायर मतलब 3 ऑफ कोर्स 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर को अगर हम ऐसे करेंगे तो रूट अंडर 25x स्क्वायर हो जाएगा और 5x हो जाएगा। सो इसका मल्टीपल नेक्स्ट बताओ कोई। 5 12 12 9 13 कितना कितना? 5 12 13 5 12 13 एंड एनी मल्टीपल ऑफ दिस। नेक्स्ट बताओ। 8 15 17 8 15 17 15 एंड 17। ये चेक करो तो कोई होता है ये? हाँ, होता ही होगा। ठीक है, 225, हाँ 225 64 289। ठीक है, ओके। तो एनीवे मतलब मैं तुम्हें एक वो बताता हूँ कि तुम किसी भी ऑड नंबर से यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो जैसे मान लो कि एक कोई भी ऑड नंबर बताओ मुझे। 7 7।
कोई भी ऑड नंबर बता, जैसे 7 लिया तुमने, तो 7 का स्क्वायर जो है, सॉरी 7 का स्क्वायर नहीं, 7 को इससे अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाना है तो आप ऐसे देखो कि 7 को आप दो पार्ट में करोगे तो 4 + 3 हो जाता है, एंड सो इफ आई मल्टीप्लाई 4 + 3 into 4 - 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? A plus B A minus B. हाँ, A तो का ये square. बेसिकली ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट सेकंड, क्या गड़बड़ हो गया? नहीं तो हाँ, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुक रुक रुक, वेट वेट वेट, मैं थोड़ा सा गलती कर दी। तो 7 का पहले स्क्वायर ले लो, ठीक है। लेट्स चेक द स्क्वायर ऑफ 7। तो 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, एंड अगर हम 49 को, ठीक है, 49 को दो पार्ट में कर दें, जैसे 25 + 24, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 - 24, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। और 7, 24, 25. हाँ, 7 स्क्वायर + 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो ऐसे करके यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। सिमिलरली सर अगर तो ये हाँ हमेशा ऐसे ही होता है, मतलब जैसे 49 है, हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हुआ तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे? मतलब मैं बता रहा हूँ कि फॉर विथ एनी वो क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, यू कैन एक्चुअली हैव अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। और किसी किसी के साथ दो भी होता है, जैसे देखो यहाँ 5 है और इसमें भी 5 है ना, तो 5 एज ए ऑड नंबर गिव्स यू 2, क्या बोलते हैं उसको, 2 पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो उसमें एक तो हमारा 5 से क्रिएट हुआ, मतलब एक तो 5 के स्क्वायर से भी क्रिएट हुआ, और एक हमारा 3 के स्क्वायर से भी क्रिएट हुआ। तो एवरी ऑड नंबर का स्क्वायर जो है ना वो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट देता ही देता है। 3 के स्क्वायर से 9 बनता है ना, तो 9 को हम लिखते हैं 4 + 5, मतलब 5 + 4 और 5 - 4। तो ऐसे करके, तो एनीवे इससे हमें बहुत ज्यादा अभी मतलब नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली क्रिएट एन नंबर ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट विद दिस कंसेप्ट। अब अगर आप ध्यान दो तो ज्यादातर जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें जो मोस्ट फॉलोड और मोस्ट यूज्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो यही है, 3 4 5 या 5 12 13। तो कभी ऐसा यूज, मतलब ऐसा हो कि कोई ट्रायंगल है जिसमें आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आपको अगर अगर एक साइड अगर ऐसा दिया हुआ है 8, तो जैसे अगर मान लो ये 15 दिया होता तो हम इसको 5 के मल्टीपल रख के एक को 9 और एक को 12 हम एज्यूम कर सकते हैं, और कई बार वही वैल्यू होती है तो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन कई बार अगर 15 ना दिया हो, डायरेक्ट मल्टीपल ना भी दिया हो, तो जैसे मान लो अगर 9 दिया हुआ है तो इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे 5 का अगर ले सकते हैं तो 9 का मतलब क्या होता है 1.8 × 5, है ना। तो ये वाला जो है आपका एक एक साइड 5.4 और एक साइड जो है 7.2 होके आपका ये मिल जाएगा। तो या फिर कभी अगर ऐसा 90 दिया रहता तो आपके लिए आसान होता उस तरीके से सोचना कि 5 का मल्टीपल में अगर वो है तो एक आपका 54 और एक आपका 72 होगा। बट 9 दिया रहता है तो कई बार आप लॉस हो जाते हो, बट उसको भी आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। इस पे भी आपको कई क्वेश्चंस होंगे। अब आई होप जैसे तुम लोग वो जैट वाला जो एक एक ड्राइव में डला हुआ है क्वेश्चंस के सीट, वो कर रहे होगे तुम लोग। स्टार्ट किया है किसी ने? बताओ। नहीं बताओगे? कुछ लिख ही दो वहां पे अगर बोल नहीं सकते तो। और एक देखो, अब एक और चीज हम बताते हैं तुम्हें फॉर टुडेज क्लास की, टॉकिंग अबाउट द पाइथागोरस और राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ कुछ चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सबसे पहले, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और बी एंगल बी इज द राइट एंगल, राइट एंगल, तो सबसे पहला चीज मुझे बताओ कि इस राइट एंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? सर हाइपोटेन्यूज के मिडिल नहीं सेंटर पे। कौन से सेंटर पे? मैं बी। बी पे। तो ये एकदम ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कई बार बहुत हैंडी इंफॉर्मेशन होता है। ऑर्थो सेंटर विल बी एट बी। क्यों? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? सारे परपेंडिकुलर जहां मिलते हैं। तो ए से अगर हम बी सी पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यही मिलेगा, सी से ए बी पे खींचेंगे तो यहीं पे मिलेगा, और बी से अगर हम ऊपर खींचेंगे तो ये आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका सरकम सेंटर कहाँ पे होगा? सरकम सेंटर कहाँ पे होगा बताओ? सर इसमें हाइपोटेनस के सारे मिडिल, बी पे ही होंगे शायद। हाइपोटेनस के मिडिल में। यस, इसका सरकम सेंटर होगा हाइपोटेनस के मिडिल में। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर है। तो बी से अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा, और ए बी का बाइसेक्ट करके मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही लेना होता है, तो यहाँ मिलेगा, और इसको करोगे तो यहीं पे रहेगा। एंड सिंस दिस इज सरकम सेंटर, तो ये जो है सारे वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस होंगे। तो ये अगर h/2 है, ये अगर h/2 है, तो ये भी आपका h/2 होगा। एंड देन इफ यू ड्रॉ अ सर्कल, तो ये आपको सेमी सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके रिवर्स में आपसे कई बार पूछा जाता है कि जैसे सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल होता है, और राइट एंगल जो है बेसिकली इट कैन क्रिएट अ सेमी सर्कल बाय दिस, बाय कीपिंग हाइपोटेनस एज अ डायमीटर। ठीक है, ये वाली चीज है। दूसरा एक आपको एक इसमें बता दें कि कभी आपको रैंडम ट्राइंगल भी बताया गया, देयर इज अ ट्राइंगल ABC, ऐसे बोला गया कि देयर इज अ ट्राइंगल ABC, P is a point on BC such that PB is equal to PC is equal to PA। अगर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड इफ यू ट्राई टू ड्रॉ अ रैंडम ट्राइंगल, जैसे ABC और BC में ऑफ कोर्स PB BC बराबर है, तो यहाँ से मिड पॉइंट है, और ये बोलता है इसके भी बराबर होगा। तो ऐसा तभी होगा जब, क्योंकि तुमने देखा अभी, क्योंकि वो, हाँ, ऐसा तभी होगा जब वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, इफ दे हैव गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन, देन इट इज ऑटोमेटिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड ऑफ कोर्स अगर साइड्स का लेंथ दिया हुआ है और दैट इज इन पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, वो तो तुम्हें पता ही है। तो इसको भी ध्यान रखना है। Second most important thing that you have to keep in mind is कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो, क्योंकि इस पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली हर अल्टरनेट ईयर में, और हर साल अगर आप 3-4 पेपर दोगे तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर इस पे बेस्ड होगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वेयर बी जो है और BD जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, तो यू विल गेट 3 सिमिलर ट्राइंगल्स, 3 सिमिलर ट्राइंगल्स। बता सकते हो नाम कौन कौन सा होगा इसका? 3 सिमिलर ट्राइंगल्स के नाम कौन कौन से होंगे? ABC, ADB, DBC।
ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। अब लेकिन जब भी सिमिलर ट्राइंगल का नाम लो ना, try to take the name in order of equal angles। तो अगर हम ABC बता रहे हैं तो अगला का नाम क्या लिखना पड़ेगा, बताओ तो जरा सा। ADB। और फिर अगला का नाम क्या लिखना पड़ेगा, BDC। BDC एक्चुअली, है ना। तो ये ध्यान रखना कि हमें ऐसे ही लिखना चाहिए, दिस इज द मतलब होता है ना सिंटेक्स एरर, नहीं तो कहला जाएगा। तो ये और 3 सिमिलर ट्राइंगल है, तो जो आपका इसको और इसको कैसे आप प्रूफ कर सकते हो, जैसे मान लो ये आपका B है राइट एंगल, ये एंगल 1 है आपका, ये एंगल 2 है, तो 1 से यहाँ पे 2 और ये 2 तो वहाँ पे 1, बिकॉज 1 + 2 विल ऑलवेज बी 90। तो इस तरह से आपको 3 एंगल मिलाकर ये तीनों ट्राइंगल जो है आपको सिमिलर मिलते हैं, ठीक है। और और ये भी, हाँ एक चीज ये भी था कि जैसे अगर आप मिड पॉइंट को मिलाते हो हाइपोटेनस का, तो यू एक्चुअली गेट व्हाट, तो वो क्या मिलता है, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलते हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये भी चीज तुम्हें ध्यान में रखने वाली बात है, मेनी ऑफ द टाइम इट हेल्प्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, बट विल स्टिल गोइंग विथ कैचेस, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे, बट रिकॉर्डिंग अब यहीं तक होगी।